महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नतीजे थे वो महायुति के पक्ष में रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है महायुति में खटपट की खबरें सामने आ रही है। मंत्रालयों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है और अब तक जो है कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है। ऐसे में जो शिंदे हैं वो भी खफा दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और अब जो है महायुति में लगातार खटपट देखने को मिल रही है। और जिस तरीके का शिंदे का व्यवहार है उसने कहीं ना कहीं इन खबरों पर जो है मोहर लगा दी है, क्योंकि हाल ही में बीते दिन की बात की जाए तो अजीत पवार और फडणवीस दोनों ही दिल्ली आए थे। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन खबर ये थी कि शिंदे भी आने वाले हैं, लेकिन बाद में खबर आती है कि शिंदे जो है दिल्ली नहीं आए, वो महाराष्ट्र में ही रहे। तो ऐसे में जो है ये खबर साफ हो गई है, ये मामला साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शिंदे जो है वो लगातार नाराज है। यही वजह है कि वो दिल्ली नहीं आए, उन्होंने मुलाकात नहीं की अमित शाह से। और इस तरीके से बहुत सारी खबरें जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और खबर यह भी है कि ईवीएम को लेकर जो है लगातार घमासान मचा हुआ है। विपक्ष जो है वो बड़े आंदोलन की तैयारी में है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है। और इस बीच जो संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है ईवीएम को लेकर और विपक्ष बड़े आंदोलन की तैयारी में है और ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूंगी यश कि जैसे अभी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए फडणवीस दिल्ली आए और उनके साथ अजीत पवार भी दिल्ली आए और अभी भी वो दिल्ली में है, लेकिन शिंदे की जो लगातार नाराजगी की खबरें जो सामने आ रही हैं, तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? जी शुक्रिया आंचल देखिए, कल खबर आती है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं, तीनों ही दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात तय थी अमित शाह से। लेकिन आप देखिए बाद में जब ये भेंट होती है इनकी अमित शाह से, तो खबर ये आती है कि फडणवीस ने और अजीत पवार ने तो मुलाकात कर ली है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसको लेकर जो है शिवसेना के ही और जो उनके विधायक हैं उनका ये कहना है कि उनका जो बीजेपी कद घटाने की कोशिश कर रही है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है और इसी को लेकर जो एकनाथ शिंदे हैं वो मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार उन्हें फिर से क्या बंद कमरे में गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मुझे या तो 6 महीने का सीएम बना दीजिए, और उसके बाद भी अगर आप उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय नहीं देते हैं तो सीधे तौर पर यही मतलब निकलता है आंचल कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है और उसका हित सध गया है। तो अब वो एकनाथ शिंदे का कद घटाने की कोशिश कर रही है। उनके करीबी ने यह बताया है आंचल के शिंदे अपने साथ हुए व्यवहार से भी नाराज चल रहे हैं। उनका यह कहना है कि हर चीज में जो है एकनाथ शिंदे को तोलमोल करना पड़ रहा है और ये ना सिर्फ एकनाथ शिंदे को बल्कि उनके समर्थकों का भी मनोबल जो है वो गिरा रहा है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले आप राज्य के सीएम थे, लेकिन अब आपका कद ऐसा हो गया है कि आपको एक मंत्रालय पाने के लिए आपको बार बार जो है दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। हाल ही में संजय राउत ने भी कहा था जब महाराष्ट्र के चुनाव जारी थे कि अगर महायुति की जीत होती है महाराष्ट्र में तो ये लोग स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, लायक नहीं होंगे। हर एक फैसले के लिए इन्हें दिल्ली की मुहर की जरूरत पड़ेगी और बार बार इन्हें जो है दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ेगी आंचल। और अब देखिए जब सरकार का गठन, जब नतीजे आते हैं 23 नवंबर को, उसके बाद 10 दिन इस खींचतान में चले जाते हैं, 10-12 दिन कि सीएम का चेहरा कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होंगे। और उसके बाद अब मंत्रिमंडल भी जब बंटवारा होना है, आप अपने राज्य में बैठकर इस चीज़ का फैसला करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए आपको फिर से एक बार दिल्ली की हाजिरी लगानी पड़ रही है और वहाँ पूछना पड़ रहा है कि मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे करें। और कहा यह भी जा रहा है आंचल कि ये दिखाने के लिए अजीत पवार जो हैं या देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, ये अंदर खाने से यही खबर निकल कर सामने आ रही है कि 14 दिसंबर को, यानी बस अब 2 दिन बाद जो है मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियोज का बंटवारा हो जाएगा। यानी बाहरी तौर पर ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर तो हमारे बीच में, तीनों दलों के बीच में सब कुछ ठीक है और जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है वो बिल्कुल एक दूसरे की सहमति से सबको बांट दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बाहरी तौर पर कहा जा रहा है। अगर सब कुछ सही होता और 14 तारीख जो इतनी करीब आ गई और मंत्रिमंडल का विस्तार बस होने ही वाला है, तो एकनाथ शिंदे को फिर यहाँ पे नदारत क्यों देखा गया, वो यहाँ इस मीटिंग में एब्सेंट क्यों रहे? यानी अगर एकनाथ शिंदे अड़ंगा डाल देते हैं, पेंच फंसा देते हैं आंचल, तो ये जो 14 तारीख का दावा कर रहे हैं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, 14 तारीख को भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसको लेकर आप देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार में भी आपने इतने दिन लगा दिए, सीएम का चेहरा चुनने में आपने इतने दिन लगा दिए। इस दौरान महाराष्ट्र कौन चला रहा है? महाराष्ट्र की जनता से जो आपने जो वादे किए थे, आप महाराष्ट्र की जनता के लिए चुनकर आए हैं। भले ही ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं उन नतीजों पर, लेकिन फिलहाल के लिए तो आपके ही हाथों में राज्य की बागडोर है। तो कौन राज्य का माई बाप है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सब जो है आंचल चल रहा है। और अंदर खानी ये भी खबर है कि एकनाथ शिंदे को जो है शहरी विकास मंत्रालय देकर एक तरह से कंपनसेशन जो है
वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे इसको लेकर भी जो है बहुत ही मायूस हैं। उनका यही कहना है उनके समर्थकों का कि कहीं ना कहीं षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक तरीका बीजेपी जो इख्तियार कर रही है एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कद घटाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का यही कहना है कि हमने आपकी पार्टी को दो फाड़ करके अपना राजनीतिक हित साध लिया, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर ली, अपनी सत्ता की लालसा पूरी हो गई, महाराष्ट्र की गद्दी अब हमारे पास आ गई है, हम महाराष्ट्र की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आ चुके हैं, हमने आपसे जो काम निकालना था निकाल लिया है, अब आप किनारे हो जाइए। जी बिल्कुल, मंत्रालयों को लेकर जो है महायुति में रार मची हुई है, देखने को मिल रहा है, मतलब महायुति में मतभेद देखने को मिल रहा है मंत्रालयों को लेकर। शिंदे जो है लगातार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि वो ये मंत्रालय किसी को भी नहीं देगी और बीजेपी अपना मंशा जो है वो जाहिर भी कर चुकी है। तो इस बीच जो है एक खबर ये भी आ रही है कि फडणवीस ने सत्ता संभालते ही, सीएम बनते ही एक बड़ा कदम लिया है, एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने जो शिंदे के करीबी है उनको उनके पद से हटा दिया, और जबकि शिंदे सरकार में जब शिंदे सीएम थे उन्होंने अपने करीबी को एक बड़ा पद दिया था और फडणवीस ने आते ही वो फैसला पलट कर रख दिया। तो इसके बाद से जो मतभेद हैं और ज्यादा बढ़ गए हैं, बीजेपी और शिंदे जो है वो लगातार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसकी जो नाराजगी, कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह ये भी बताई जा रही है कि शिंदे इसी वजह से शायद खफा नजर आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए आंचल, बात यह है कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि एकनाथ शिंदे के जो करीबी हैं उनका भी कद घटाने में अब देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी लग गई है। और इसका सीधा सीधा संकेत इस बात से मिलता है आंचल कि सीएम रिलीफ फंड, जैसे केंद्र में पीएम रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, वैसे ही राज्य में महाराष्ट्र के लिए सीएम रिलीफ फंड है। कुछ हफ्ते पहले तक जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे तो उनके करीबी हैं मंगेश चिवटे, ये सीएम रिलीफ फंड के प्रमुख हुआ करते थे और ये एकनाथ शिंदे के बड़े खास माने जाते थे, उनके बड़े करीबी माने जाते थे आंचल। लेकिन अब जब सियासी उलटफेर हुआ और जब नतीजे आए, महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली और अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम के तौर पर बैठ गए हैं महाराष्ट्र की गद्दी संभालने के लिए। तो अब खबर ये निकल कर आ रही है आंचल कि ये जो मंगेश चिवटे थे एकनाथ शिंदे के करीबी, इनको हटाकर रामेश्वर नाइक जो हैं उनको सीएम रिलीफ फंड का अध्यक्ष हेड बना दिया गया है। और ये जो रामेश्वर नाइक हैं, ये देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर आप देखें आंचल, ये कहीं ना कहीं ये जो इशारा है वो इसी चीज़ को लेकर है कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि एकनाथ शिंदे के जो करीबी भी थे, जिनको एकनाथ शिंदे ने अपने जब सीएम काल के दौरान ये सब प्रमुख विभाग बांट के रखे थे, सौंप के रखे थे, उनका प्रमुख बना के रखा था, एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके सहयोगियों का भी कद घटाने में बीजेपी लग चुकी है। जी बिल्कुल, इस बीच जो शिंदे के करीबी हैं उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में शिंदे उनके साथ हुए व्यवहार से खफा हैं, उनके हर चीज में तोल मोल करना पड़ा है और उन्हें लगता है कि उन्हें सत्ता में उचित हिस्सा नहीं दिया गया। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि शिंदे ने जिस तरीके से लगातार बार्गेनिंग की, वो लगातार सीएम पद की मांग कर रहे थे, लेकिन वो भी जो इच्छा थी उनकी वो पूरी नहीं हुई। बीजेपी ने मना कर दिया। बीजेपी ये चाहती थी कि जो भी सीएम बनेगा वो बीजेपी का होगा। और उसके बाद भी जो शिंदे अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की और अब बीजेपी उसको लेकर भी साफ कर चुकी है कि मंत्रालय वो किसी और को नहीं देगी। तो ऐसे में जो है खफा की बात भी बनती है, खफा होने की बात तो है ही। और इस बीच जो है एक मुद्दा ये भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि अजीत पवार और जो फडणवीस वो लगातार दिल्ली में है 2 दिन से, कल भी वो दिल्ली में रहे और आज भी वो दिल्ली में है। इस बीच सवाल ये उठता है कि शिंदे क्यों नहीं आए? शिंदे इतने नाराजगी की वजह से शायद वो दिल्ली नहीं आ सके, वो आना ही नहीं चाहते थे या फिर ये कहें। तो इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अजीत पवार जो है उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी उनके आवास पर पहुंचकर, और इस चीज को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। शरद पवार जी से भी सुबह मुलाकात हुई है। वो खाली विश करने के लिए गया था। आज 12 दिसंबर उनका बर्थडे रहता है जी, तो आज 12 दिसंबर उनका है, कल हमारे आंटी जी का है 13 दिसंबर को, इसीलिए दोनों को विश करने के लिए गया था। कुछ राजनीतिक चर्चा तो नहीं? नहीं, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जानकारी? कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। सर, महाराष्ट्र में जो वायलेंस हुई है नहीं, वो अभी कंट्रोल में आई है। परवानी में हुआ था लेकिन कल रात से वो सब कंट्रोल में है। अभी वहाँ की सिचुएशन ठीक ठाक हुई है। सुबह लोग भी चलने के लिए बाहर निकले थे और एकदम लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक ठाक है।
तो सुना आपने कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को बधाई दी। उनके आवास पर पहुंचकर इस दौरान उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार वो भी मौजूद रही। उनके साथ ही जो एनसीपी के कई बड़े नेता भी उनके साथ नजर आए। और इस चीज में ये जो बहुत बड़ा है ना उलटफेर देखने को मिल रहा है कहा जाए तो, क्योंकि अजीत पवार जो है वो अपोजिट पार्टी के हैं और जो शरद पवार है वो उनके चाचा हैं। और ऐसे में अजीत पवार की शरद पवार से मुलाकात, जहां अभी महायुति में पेच फंसा हुआ है, इस दौरान अजीत पवार अचानक से अपने चाचा शरद पवार को बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और इस बीच जो है मंत्रालय को लेकर भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्रालय को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जसं की ही एक पद्धत आहे की ज्यावेळी आपण पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतो त्यानंतर माननीय राष्ट्रपती, माननीय प्रधानमंत्रीजी, माननीय उपराष्ट्रपती यांची भेट घ्यायची असते। त्याप्रमाणे मी त्यांची भेट घेतलेली आहे। आज सकाळी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची माझी एक दीर्घ भेट झाली, ज्यामध्ये त्यांचे आशीर्वाद देखील मी घेतले आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही चर्चा देखील आमच्या त्या संदर्भात झालेल्या आहेत। आणि मला माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितलं की महाराष्ट्र हे एक अत्यंत महत्त्वाचं राज्य आहे देशाच्या अर्थव्यवस्थेकरता। या राज्याला गतिशील ठेवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। त्या दृष्टीने ते देखील पूर्ण सहकार्य महाराष्ट्राला द्यायला तयार आहेत। मी काल आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, गृहमंत्री अमित शहाजी, त्याचप्रमाणे माननीय नितीन गडकरीजी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगजी, पक्षाचे जे सगळे प्रमुख लोक आहेत यांची देखील सदिच्छा भेट घेतलेली आहे। आणि रात्री माननीय आमचे नड्डाजी, अमित भाई आणि BL संतोषजी यांच्या तो देवेंद्र फडणवीस ने जो शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही थी उनको सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने ये साफ कह दिया कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो 14 दिसंबर को होगा और इन अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरीके का जो बयान है वो देवेंद्र फडणवीस का आया है। यश, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? आंचल देखिए, दोनों के ही बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अजीत पवार कल से पहुंचे हुए हैं दिल्ली और देवेंद्र फडणवीस भी कल से पहुंचे हुए हैं दिल्ली। दोनों ने अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वो तो महाराष्ट्र से ही बाहर नहीं निकले। लेकिन अब आज अजीत पवार का जो घटनाक्रम देखने को मिला वो कहां कहां गए। सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। आज चूंकि शरद पवार का जन्मदिन है, एक औपचारिक उनसे भेंट करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए गए। लेकिन वो सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं कि उसके बाद वो संसद परिसर में भी टहलते हुए दिखाई दिए अजीत पवार। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं तो किसी राजनीतिक कार्य से नहीं आया हूं दिल्ली और मैं सिर्फ अपने चाचा को बधाई देने के लिए आया हूं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बात ही लगती है जैसा चंपई सोरेन ने उस समय कहा था कि मैं तो अपना चश्मा बनवाने के लिए दिल्ली पहुंचा हुआ हूं। तो अजीत पवार भी शायद चश्मा बनवाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उसके पीछे जो उनका मकसद है वो यही होता है आंचल, कि बिना राजनीतिक कारण के ये लोग महाराष्ट्र की राजनीति में पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर अजीत पवार आए हैं तो किसी न किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ, किसी रणनीति के साथ पहुंचे हुए हैं। इसीलिए तो कल उन्होंने जो है अमित शाह से मुलाकात की थी। और अब देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो अभी कुछ देर पहले आंचल दोनों की ही, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। तो अगर अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक औपचारिक अपने चाचा को बधाई देने आया था, तो ये प्रमुखता से इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जरूर तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल का जो बंटवारा है उसके तहत बातचीत करने आए होंगे। अब फडणवीस का जो बयान अभी हमने सुना उसमें देखिए उसमें कितने लूप होल्स हैं। कह रहे हैं कि कोई र्यूमर्स जो है, ये जो अफवाहें हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं, इन पर ध्यान ना दिया जाए और 14 तारीख को ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होकर रहेगा, पोर्टफोलियोज का अलॉटमेंट होकर रहेगा। सवाल ये उठता है, चल ठीक है, मान लेते हैं अगर फडणवीस ये कह रहे हैं कि कोई भी नाराजगी नहीं है, तो नाराजगी नहीं है तो एकनाथ शिंदे को भी आपके साथ आना चाहिए था कल। एकनाथ शिंदे क्यों महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं? कल अगर अमित शाह से मिलने नहीं आए एकनाथ शिंदे, तो आज PM मोदी से मुलाकात के लिए कम से कम पहुंच जाते, उसके लिए भी नहीं आए। तो फडणवीस बाहरी तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आंचल कि हमारे महायुति में सब कुछ ठीक है, तीनों दलों में ठीक है और मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर सब कुछ सही सेट बैठ चुका है। लेकिन अगर सब कुछ होता तो तीनों ही नेता, जैसे शपथ ग्रहण के दौरान मंच में सब तीनों साथ में नजर आ रहे थे, भले ही एकनाथ शिंदे तब अलग थलग थे उस समय भी, तो अभी भी वो अलग थलग वाली जो स्थिति है वो बनी हुई है, बरकरार है। तीनों एक दूसरे के करीब अभी नहीं आए हैं, तीनों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर सहमति नहीं बनी है। वर्तमान जो परिस्थिति है, जो परिदृश्य है, उससे यही समझ में आता है। और एक फडणवीस जो ये भी दावा कर रहे हैं कि कोई अफवाहों पे ध्यान ना दे, 14 दिसंबर को जो है मंत्रिमंडल का बंटवारा होके रहेगा, तो ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी नाराजगी के चलते वो 14 तारीख को भी ये जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है वो नहीं होने देंगे। वो और उनके विधायक अड़ जाएंगे कि अगर CM पद नहीं तो फिर उनको गृह मंत्रालय ही दिया जाए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा जो है अब जो सियासी ड्रामा है
चुनाव के बाद भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है आंचल। जी बिल्कुल, मंत्रालयों को लेकर जो है बीजेपी के सहयोगी दल उसकी ही परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार पेच फंसा हुआ है मंत्रालयों को लेकर। शिंदे साफ कह चुके हैं कि उन्हें मंत्रालय चाहिए और ऐसे में इसी चीज को लेकर वो खफा हैं और यही वजह रही कि वो दिल्ली नहीं आ पाए और वो दिल्ली आना ही नहीं चाहते थे, या फिर ये कहें। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ईवीएम जो है लगातार सवालों के घेरे में है। चुनावों में जो धांधली हुई उसको लेकर विपक्ष लगातार आंदोलन की तैयारी कर रहा है और लगातार चुनावों में धांधली की बात भी कह रहा है। और इसी को लेकर संजय राउत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ होते हुए देखा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान है। और ऐसे में जो एससी जाने की तैयारी जो है विपक्ष ने कर ली है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मरकरवाड़ी गांव की बात की जाए, वहां पर भी जो लोगों ने आंदोलन किया था, लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। और उससे पहले बाबा आढाव की बात की जाए तो उन्होंने भी भूख हड़ताल की थी, जिसको एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने जाकर पानी पिलाकर उनका जो आंदोलन खत्म करवाया था। और ऐसे में ये बहुत बड़ा मामला जो है लगातार बनता जा रहा है। संसद से लेकर मतलब सड़क तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार। और ऐसे में आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एनसीपी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व सीएम है वो मौजूद रहे थे। उसके अलावा जो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी हैं वो भी उस जो मीटिंग में मौजूद रहे थे। तो ऐसे में लगातार चर्चा ये चल रही है कि आखिर विपक्ष आगे करने क्या वाला है। जी आंचल, देखिए अभी संजय राउत के 2 बयान सामने आए हैं और उन्होंने सिर्फ एक वाक्य का जो बयान दिया है उसमें आप देखिए कि क्या कुछ छिपा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमने सब कुछ होते हुए देखा है, और ये वो संजय राउत जो है ईवीएम के संदर्भ में कहते हुए दिख रहे हैं। यानी उन्होंने जमीनी स्तर पर न सिर्फ संजय राउत ने बल्कि उनकी पार्टी के और भी कार्यकर्ताओं ने जो धांधली इस बार बीजेपी ने की है, जो विपक्ष का आरोप है, उसको होते हुए हमने देखा है। और संजय राउत अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होता है, ये उनका ऑफिशियल बयान है आंचल, वो पढ़ के हम बताते हैं कि राउत ने ये बोला कि मरकरवाड़ी गांव से राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। यानी आंचल आप देखिए कि ईवीएम को लेकर जो विपक्ष लगातार अपनी मुहिम छेड़ा हुआ है और मांग कर रहा है कि चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो और किसानों का मुद्दा हो, साथ ही साथ अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ईवीएम का मुद्दा, उस पर सदन में चर्चा बैठे, लेकिन सदन बार बार स्थगित हो रही है। सरकार चाहती नहीं कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो सरकार खुद ही इसमें फंसती हुई दिखेगी। तो इनका यही कहना है कि ठीक है, आप स्थगित करना है, आप सदन की कार्रवाई स्थगित करते रहिए, लेकिन शीतकालीन सत्र जब 22 तारीख को समाप्त होगा आंचल, उसके बाद शरद पवार तो मरकरवाड़ी गांव पहुंचे ही थे ग्रामीणों को अब ताकत देने के लिए, उनका एक तरह से उनकी अगुवाई करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी भी मरकरवाड़ी पहुंचेंगे 22 तारीख के बाद, संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद, और इसको एक देशव्यापी आंदोलन का रूप दिया जाएगा आंचल, जो कि इंडिया गठबंधन ने पहले ही कहा हुआ है कि ईवीएम को लेकर हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। तो इसकी जो धुरी है, इसकी जो शुरुआत है, ये इसकी जो एक तरह से नहर जो फूटेगी वो फूटेगी सीधा मरकरवाड़ी गांव से। और अगर ये मुहिम सफल होती है तो ना जाने देश में ऐसे कितने मरकरवाड़ी गांव हैं जो पैदा हो जाएंगे। यानी आप ये बात देखकर चलिए कि जो विपक्ष कह रहा था कि हम सड़क से लेकर संसद तक घेरेंगे केंद्र सरकार को ईवीएम के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर, तो संसद तो चलने दे नहीं रही है सरकार। तो अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घेरने की जो मुहिम है उस पर आ चुकी है इंडिया गठबंधन और ये शरद पवार जो हैं और बाकी जो विपक्षी नेता हैं। तो अब हाल ही में शरद पवार ने जो बैठक की थी, जिसका आपने जिक्र भी किया, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। तो हमने चर्चा में यही अनुमान लगाया था और अनुमान सही भी निकला था कि क्यों ना जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो ना सिर्फ एक राज्यसभा सांसद हैं आंचल, बल्कि कानूनविद भी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जाहिर तौर पे शरद पवार ने उनसे कोई ना कोई कानूनी परामर्श लिया होगा। और शाम को फिर यही खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल, अभिषेक मनु सिंघवी और शरद पवार की जो बैठक हुई उसमें यही तय किया गया कि अब अगला स्टेप जो है, जब चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, जब पार्लियामेंट में सरकार आपकी नहीं सुन रही है, तो आखिरी जो उम्मीद की किरण नजर आती है आंचल, वो आती है सुप्रीम कोर्ट से। संजीव खन्ना ने हाल ही में सीजेआई के तौर पर शपथ ली है। तो आखिरी उम्मीद की किरण जो विपक्ष को नजर आ रही है वो वहीं से नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस पे क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, जो विपक्ष की तरफ से ये जो ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम है वो तेज करने की बात कही जा रही है वो लगातार, और ये जो आंदोलन है ये आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है।